हेलो बच्चों, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही मालूम पड़ गया होगा कि 10th क्लास की यूपी बोर्ड हिंदी का आज हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य का इतिहास। तो गद्य साहित्य के इतिहास में आज हम आपको संपूर्ण गद्य साहित्य एक ही वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं। यदि आप लगन से मन से इस वीडियो को सुनते हैं बिना स्किप किए, उसे 1 से 2 बार या 3 बार अगर इसे सुन लेते हैं तो पूर्ण विश्वास हम दिलाते हैं आपको कि आपको लमसम अधिकांश चीज़ें इसमें से जो है कंठस्थ हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा होता है, क्वेश्चंस बनते हैं जो वो सारे ही इतने ही गद्य साहित्य के इतिहास में आपके बनेंगे जो कि वीडियो में आपको आज हम दे रहे हैं। तो आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा सुने। इस वीडियो में आज जो है आपको हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का परिचय, गद्य साहित्य का विकास का इतिहास, गद्य साहित्य का आविर्भाव, विकास कब हुआ था इसका, खड़ी बोली गद्य का विकास, भारतेंदु युग, जो भारतेंदु पूर्व युग था और भारतेंदु पूर्व युग के बाद जो दोबारा भारतेंदु युग कंप्लीटली लगा था वो, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, वर्तमान युग जिसे स्वतंत्रोत्तर युग भी कहा जाता है वह, और उसके बाद विधाएं रहेंगी आपकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्त, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, डायरी, रिपोर्टाज, आलोचना, गद्य काव्य और लघु कथा, सभी का समावेश इसमें है और सभी आपको एक एक टॉपिक वाइज इसमें समझाया जाएगा। तो बिना स्किप करे इसको देखिएगा जिससे आपको संपूर्ण चीज़ें याद हों। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे आपका आ सकता है क्वेश्चंस, भारतीय हिंदू युग की समय अवधि क्या है ना, और द्विवेदी युग की समय अवधि क्या है, ये भी आ सकता है। निबंध किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखिए, ये आ सकता है। किन्हीं 2 नाटकों के नाम लिखिए, ये आ सकता है। द्विवेदी युग की समय अवधि क्या है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके अलावा जो होते हैं आपके बनते हैं, भारतेंदु युग के किन्हीं 2 रचनाकारों के नाम लिखिए, द्विवेदी युग के 2 रचनाकारों के नाम लिखिए, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि शुक्लोत्तर युग में कौन से कवि आपके जो है प्रमुख हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के होते हैं जो कि पूर्ण नंबर आपको, जैसे एक आपने सही किया है तो पूरा पूरा 1 ही नंबर मिलना है, इसमें किसी भी चीज़ में आपकी गलती ना हो, इसलिए इसको आराम से अच्छे से समझिएगा और सुनिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रहेगा हमारा हिंदी गद्य साहित्य का परिचय। देखिए, आपको समझाते समझाते हम क्वेश्चंस भी बताते रहेंगे किस तरीके से इसमें बीच बीच में बन रहे हैं। ठीक है, तो अब आप जो है अच्छे से इसे सुनिए। देखिए, गद्य साहित्य के परिचय में शुरुआत करते हैं। प्रकृति ने मानव को अभिव्यक्ति की आश्चर्यजनक क्षमता प्रदान की है। भाषा के माध्यम से वह स्वयं के विचारों को, भावों को, अनुभूतियों आदि को 2 प्रकार से गद्य तथा पद्य में व्यक्त करता है। गद्य जो होता है हमारा, जो कि साधारण रूप से हम पढ़ रहे हैं वह होता है, और पद्य उसे कहते हैं जैसे हम किसी चीज़ को गाकर उसे बोलते हैं। ठीक है, वो पद्य होता है। ठीक, एक गद्य हो गया आपका, एक पद्य हो गया। भावना प्रवण हृदय और विचार केंद्रित मस्तिष्क अभिव्यक्ति के गद्य रूप में होता है तथा पद्य रूप में सृजन के मुख्य कारक तत्व होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क और हृदय की न्यून और अधिक क्रियात्मकता के परिणाम स्वरूप ही अभिव्यक्ति के द्वारा इन 2 रूपों को हम गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के रूप में विभाजित करते हैं। तो चूंकि हम इस समय गद्य साहित्य का पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी पद्य साहित्य की रहेगी। ठीक है, पद्य की रहेगी। गद्य के माध्यम से हम अपने भावों को, विचारों को सहज और प्राकृतिक रूप में प्रकट करते हैं, और उसका छंदोबद्ध रूप जो होता है, क्रमबद्ध ताल, गति और प्रबंध के रूप की कला होती है, जो रागात्मक होते हैं, इसमें राग होते हैं, मनोभाव के साथ उपस्थित होते हैं, वह पद्य कहलाता है, या उसे काव्य भी कहा जाता है। गद्य साहित्य का विवेचन मुख्यतः हमारी ज्ञान वृत्ति पर आधारित होता है, परंतु काव्य का विवेचन संवेदनशीलता पर होता है, क्योंकि हम उसमें सुर, लय, ताल आदि काव्य में सम्मिलित करते हैं। और गद्य जो होता है हमारी संपूर्ण वाचन भाषा जो होती है, बोलने वाली, कंप्लीटली जैसे हम आपको बोल रहे हैं, ये गद्य चलेता। ठीक है, फिर आते हैं गद्य विकास का इतिहास। परिचय हो गया। अब आता है सेकंड नंबर पे आपका गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आप जो बातचीत करते हैं वह गद्य के रूप में करते हैं। इतिहास, दर्शन तथा विभिन्न ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे गद्य की स्थिति मानी जाती है। साहित्य में जिस गद्य रूप का प्रयोग होता है
उसे अभिव्यंजना, सौष्ठव आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। लेखकों और कवियों को अपने विचारों को, भावों को आदि को व्यक्त करने के लिए अपनी भाषा की सृष्टि तथा भाषा शैली की भी विकास करना पड़ता है। भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य के 3 वर्ग हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य के कितने वर्ग उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? 3 वर्ग उपलब्ध हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुविकल्पीय क्वेश्चनों में बनते हैं। ठीक है, पहला वर्ग आपका हो जाता है विज्ञान, सौंदर्यशाला, आलोचना, दर्शन विधि आदि के लिए विवेचनात्मक। दूसरा आ जाता है ललित निबंध, गद्य गीत, नाटक आदि के लिए भावात्मक। तीसरा आ जाता है इतिहास, जीवनी यात्रा आदि के लिए वर्णनात्मक। कुल मिला के आ गया आपका पहला विवेचनात्मक, दूसरा आ गया भावात्मक और तीसरा आ गया वर्णनात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार से भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य के 3 वर्ग उपलब्ध हैं, विवेचनात्मक, भावात्मक और वर्णनात्मक। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं। गद्यकार का प्रमुख दायित्व वक्तव्य का पूर्ण यथातथ्य और प्रभावशाली संप्रेषण करना होता है। जैसे अपने भाव को लिख देना और सामने वाला पढ़े तो उसे अच्छे से समझ ले। ठीक है, अपने विचारों या भावों को सहज, सरल, सामान्य भाषा में विशेष प्रयोग सहित संप्रेषित करना गद्य का प्रमुख लक्ष्य होता है। इसमें जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है या लिखने वाला होता है, काव्य की भांति भंगिमा, लय, तुक भाषा का विशेष प्रयोग सहित संप्रेषित करना जो होता है वह प्रयोग लय, तुक आदि नहीं प्रयोग करता है। लय, तुक, वक्रता, अलंकृति, जितेंद्रिय प्रभा माने होता है विचार, जो लय ताल जो होती हैं वह आदि प्रयोग विशेष प्रयत्न इसमें गद्य में नहीं करना पड़ता है, सीधे सीधे लिखा होता है। गद्य में बोध वृत्ति की प्रधानता होती है, ना कि संवेदनशीलता की। जैसे वर्णन करना, कथा लिखना, विचार व्यक्त करना, किसी चीज़ की व्याख्या करना, अनुसंधान यानी कि खोज करना, किस प्रकार से खोज करके आपने क्या क्या चीज़ें उसमें सम्मिलित की हैं वो लिखना, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी गद्य के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ये माध्यम है। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्ञान विज्ञान की संपन्नता के साथ ही गद्य की उपादेयता और उपयोगिता में वृद्धि होती जा रही है। गद्य एक छत्र प्रभाव क्या है गद्य का? इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन, संपूर्ण विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं किंतु नाटक, कथा, साहित्य आदि में भी स्थापित हो चुका है। यानी कि आप समझिए कि इतिहास की जैसे आपकी बुक्स वगैरह होती हैं, भूगोल की, राजनीति शास्त्र की, या किसी भी प्रकार की बुक होती है, इसमें जो भी सिलेबस होता है आपका लिखा हुआ वह एक गद्य रूप में होता है। समझ में आई? ठीक है, आगे देखते हैं। नाटक के रूप में स्थापित हो चुका। वर्तमान युग में महाकाव्यों का युग न होकर उपन्यासों का युग हो गया है, उपन्यास आदि लिखे जाने लगे हैं। भारतेंदु युग से ही उन्नत मात्रा में गद्य साहित्य पढ़ा गया और लिखा जाने लगा। भारतेंदु युग से ही उन्नत मात्रा में गद्य साहित्य पढ़ा गया और लिखा जाने लगा, यानी कि भारतेंदु युग से इसका शुरुआत हुई है। हमारा साहित्य अधिकांशतः गद्य में ही लिखा होता है। हमारा साहित्य किस में लिखा होता है? अधिकतर गद्य में लिखा होता है। ध्यान रखिएगा, हमारा साहित्य अधिकतर गद्य में ही लिखा जा रहा है। गद्य की भाषा का काव्य की अपेक्षा अधिक सत्यतापूर्ण तो होता है, व्याकरण सम्मत होता है और व्यवस्थित होता है। आंतरिक रूप से काव्य अतिरिक्त भावुकतापूर्ण, लघु, सांकेतिक और जटिल होता है। काव्य कैसा होता है? भावुकतापूर्ण होता है, लघु होता है और सांकेतिक होता है और जटिल होता है। जटिल माने कठिन। काव्य में गद्य की अपेक्षा उक्ति, वैचित्र्य और अलंकरण की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। पद्य की अपेक्षा गद्य का विवरण विस्तृत होता है, यानी कि आप देखिएगा कि जो आपकी कविताएं होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, छोटी होती हैं, और गद्य का जो कहानियाँ होती हैं वो लंबी होती हैं। ठीक है, तो विस्तृत माने बड़ा हो गया, ठीक है, और पद होता है आपका वो छोटा होता है। ज्ञान विज्ञान से लेकर कथा, साहित्य, नाटक आदि के प्रकाशन का माध्यम, समान व्यवहार की भाषा, सब चीज़ गद्य में आपकी होती है। जबकि छंद है, लय है, संगीत है, तुक है, जो मात्राएं हैं, उन्मेषणपूर्ण भाषा आदि जो परिपूर्ण होती है वह रागों और विरागों के संप्रेषण तक ही सीमित भाषा जो होती है वह पद्य होती है, जिसे हम गाकर व्यक्त करते हैं। जैसे गाने हो गए, या कोई दोहा हो गया, या आपका श्लोक हो गया, या कोई कविता हो गई, ये सब पद में आती हैं। ठीक है, अतः गद्य का ज्ञान विज्ञान, संसार तथा व्यवहार का प्रकट क्षेत्र नितांत विस्तृत है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा है। हर क्षेत्र में आप गद्य का प्रयोग देख सकते हैं। पद्य का उपयोग विचारात्मक होता है, वर्णनीय होता है तथा मीमांसा यानी परीक्षण आदि क्रियात्मक कार्यों के लिए होता है। यानी पद्य का क्षेत्र जो होता है कम होता है और गद्य का क्षेत्र विस्तृत होता है। गद्य में विविध विधाओं की रचना भावात्व तथा विचारत्व के मेलजोल तथा विषय वैविध्य के आधार पर होती है, यानी किसी विषय पर होती है, ठीक है, किसी के विचार पर होती है, किसी के भावों को ली हुई होती है।
ऐसी गद्य की रचनाएं होती हैं। साहित्य का मुख्य अभिप्रेत होता है संप्रेषणीयता, अतः साहित्यकारों ने निबंध, आलोचना, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत आदि के ज्ञान को संप्रेषण के उद्देश्य से ही जन्म दिया था। और ये सभी चीज़ें जो होती हैं आपकी, यह होती हैं आपके गद्य में। हिंदी गद्य साहित्य के अत्यधिक विकास का मुख्य कारण निरंतर नवीन विधाओं का जन्म व विकास है। आप एक चीज़ देखिएगा जो आपके थंबनेल में दिया हुआ है, जैसे कि आपको अभी आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है, इसमें आप जो है यहाँ से देखिए विधाएं जहाँ लिखी हुई हैं, वर्तमान युग से के बाद विधाएं लिखी हुई हैं। विधाओं में आपके निबंध है, कहानी है, उपन्यास, नाटक, एकांकी जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा व्रत, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, डायरी, रिपोर्टाज, आलोचना, गद्य काव्य और लघु कथा, ये सभी चीज़ें आपकी गद्य में आती हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपकी गद्य में आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आएगा आपका अगला हेडिंग, तीसरा नंबर का आएगा गद्य का, हिंदी गद्य का आविर्भाव। ठीक है, हिंदी गद्य का आविर्भाव। हिंदी गद्य की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुई थी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि हिंदी गद्य की उत्पत्ति कब हुई थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में लिखी हुई होगी या 19वीं शताब्दी लिखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन गया। उस समय हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त हो रहा था तथा पश्चिम से आती हुई नवीन संस्कृति चेतना को अपना रहा था। हमारे सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक विचार, नवीन शिक्षा पद्धति की ओर वैज्ञानिक आविष्कार को प्रभावित कर रहे थे। नए नए आविष्कार हो रहे थे जो मानव जीवन को प्रभावित कर रहे थे, अतः साहित्य में उनका प्रभाव प्रदर्शित होना स्वाभाविक था। यानी कि जो चीज़ें नवीन रूप से हमारे यहाँ सामने आ रही थी, जैसे कोई भी आविष्कार हो रहा था उसको लिखित रूप में जैसे बता दिया जाता था कि ये ऐसे ऐसे हुआ, तो वह भी गद्य के रूप में आपका प्रदर्शित होना स्वाभाविक था। कोई चीज़ अगर हम नया आविष्कार करता है कोई वैज्ञानिक और उसे लिखता है कि ये जो है इस वैज्ञानिक ने ये जो आविष्कार किया है, इस तरीके से उन्हें जैसे पत्थर को जला के, पत्थर को टकरा के आग का आविष्कार किया, तो इस चीज़ को हमने लिखा हुआ पढ़ा है ना, तो जो लिखा हुआ है वह गद्य है। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी व ब्रजभाषा में प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ का, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग अधिकतर किस भाषा में प्राप्त होते हैं, तो राजस्थानी व ब्रजभाषा में प्राप्त होते हैं। 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में हमें राजस्थानी गद्य की झलक देखने को मिलती है। ब्रजभाषा के गद्य का प्रारंभ संवत 1400 ईस्वी के करीब हुआ था। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों तथा भक्तों ने इसके विकास और उन्नति में असामान्य योगदान दिया। ठीक है, कृष्ण भक्ति धारा के, ये कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा जो आपकी आएंगी वो पद्य में आएंगी। 17वीं शताब्दी तक लिखी हुई रचनाएं गोस्वामी विट्ठलनाथ का रस श्रृंगार रसमंडन, बैकुंठमणि शुक्ल के अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य, गोकुलनाथ के 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, नाभादास का अष्टयाम तथा लल्लू लाल कृत माधव विलास आदि विशेष रूप से कथनीय हैं। प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा जो रचित है वर्ण रत्नाकर, वह गीतिकार विद्यापति ने अपनी 2 रचनाएं लिखी हैं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका द्वारा ज्योतिश्वर की गद्य परंपरा में अग्रिम कदम बढ़ाए हुए हैं। राजस्थानी की भांति मैथिली भाषा में भी गद्य साहित्य की परंपरा उपलब्ध होती है तथा इन्हीं के साथ टीकाओं की परंपरा भी चलती रहती है। अब यहाँ पर देखिए कितने सारे क्वेश्चंस बने हैं। सबसे पहला बना है गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की रचना कौन सी है, श्रृंगार रस मंडन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने कौन सी रचना कौन सी है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में होगा श्रृंगार रस मंडन। ठीक है, अगला आ जाता है बैकुंठमणि शुक्ल के जो वो हैं 2 अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य रचना। फिर गोकुलनाथ के हैं 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। फिर नाभादास का अष्टयाम हो गया, लल्लू लाल की जो होगी माधव विलास और ज्योतिश्वर ठाकुर का हो गया वर्ण रत्नाकर और विद्यापति का कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा हम जब आपको जो युग वगैरह आदि बताएंगे, इसमें जो प्रमुख क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम हाईलाइट कर आपको जैसे बताते बीच में रोक के बताते रहेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश काव्यों से खड़ी बोली का उद्गम मानते हुए कहते हैं, भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की झलक भी देखने को अनेक पदों में मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला, खड़ी बोली गद्य का विकास। ये रहेगा हमारा चौथा हेडिंग जो रहेगा, यहाँ पे विकास लिखा है, खड़ी बोली गद्य का विकास। तो खड़ी बोली गद्य का विकास मुख्यतः 6 रूपों में हुआ है। तो पहला आपका जो रहेगा, देखिए खड़ी बोली उद्गम शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है खड़ी बोली का उद्भव जो है
किससे हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है या शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्र देहरादून के मैदानी भाग, दिल्ली, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद आदि है। ये क्वेश्चन मुश्किल से याद है। खड़ी बोली गद्य का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित युगों में हुआ है। युग देखिए अब कौन कौन से युग आते हैं। सबसे पहले आपका भारतेंदु पूर्व युग है, दूसरा आपका भारतेंदु युग है, भारतेंदु पूर्व युग और भारतेंदु युग। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है द्विवेदी युग, चौथे नंबर पे आएगा आपका शुक्ल युग जिसे छायावादी युग भी कहते हैं, पांचवें नंबर पे आएगा शुक्लोत्तर युग जिसे छायावादोत्तर युग कहते हैं। शुक्ल युग को छायावादी युग और शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग कहते हैं। फिर आ जाता है आपका वर्तमान युग जिसे हम स्वतंत्रोत्तर युग भी कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए पहला आता है आपका भारतेंदु पूर्व युग जो कि आपकी 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक है। ठीक है, 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक का जो युग है वह भारतेंदु पूर्व युग का है। अब देखिए भारतेंदु पूर्व युग में क्या है, क्रमशः इस चीज़ को बार बार आपको इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, भारतेंदु पूर्व युग में खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ से होती है। खड़ी बोली का प्रथम दर्शन किसमें है? गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ में होती है और ये ग्रंथ 1570 ईस्वी में लिखा गया है। राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा का प्रयोग जो है भाषा योग वशिष्ठ नामक रचना में करा था जो कि खड़ी बोली में है, जिसे खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कहा जाता है। हिंदी विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है। सबसे पहला योगदान रहा है जिसका वो है फोर्ट विलियम कॉलेज का। इसके आचार्य जॉन ग्रिल क्राइस्ट थे। देखिए जॉन ग्रिल क्राइस्ट जो हैं, देखिए उस समय अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसके नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज और इसके आचार्य थे जॉन ग्रिल क्राइस्ट। इन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और शब्दकोश की रचना की। देखिए आप देखिएगा उस समय अंग्रेजों का शासन था तो हिंदी सिखाई जाती थी। ठीक है, तो उस समय हिंदी नॉर्मल नहीं चलती थी, है ना, अंग्रेजों के शासन में, तो हिंदी वहाँ सिखाई जाती थी। इसके लिए व्याकरण और शब्दकोश की रचना की और ग्रिल क्राइस्ट की देखरेख में अनेक पुस्तकों के अनुवाद किए गए, मौलिक रचनाएं प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में ईशा अल्लाह खान, लल्लूलाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान अविस्मरणीय है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनने योग्य है कि भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं, रचनाकार हैं, प्रमुख रचनाकार जो हैं भारतेंदु पूर्व युग के, वे कौन है? ईशा अल्लाह खान, लल्लूलाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल। ठीक है, तो इन लोगों की रचनाएं मेन आपको याद करनी है। ईशा अल्लाह खां की हो गई रानी केत की कहानी। ठीक है, रानी केत की कहानी हो गई। और देखिए जो लल्लूलाल की आपके 14 रचनाएं हैं जिसमें प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध कृति है। सदल मिश्र ने लिखा है नासिकेतोपाख्यान, अध्यात्म रामायण, रामचित्र की रचना की है। और सदा सुखलाल ने क्या लिखा है? सुख सागर। ये प्रमुख हैं, ये आपको याद करनी है। ठीक है, ईशा अल्लाह खां की रानी केत की कहानी, लल्लूलाल की प्रेम सागर, ठीक है, और सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान और आ गया सदा सुखलाल की सुख सागर। खड़ी बोली के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी पूर्ण रूप से सहयोग दिया है। बाइबल का प्रचार करने के लिए ईसाई मिशनरियों ने खड़ी बोली गद्य में इसका भाषांतर करवाया और स्वयं के धर्म का संचार किया। यानी कि जो अंग्रेज़ों की जो बुक्स चलती थी, जो आप देखते हैं ईसाई लोग जो होते हैं उनकी बुक्स चलती थी, उसे कहते हैं बाइबल, उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए उन्होंने क्या करा? हिंदी गद्य साहित्य में जो है उसका भाषांतर, यानी हिंदी गद्य में उसका भाषांतर करवाया, उसे लिखवाया और उसका प्रचार प्रसार किया। ठीक, और फिर उसके बाद क्या हुआ? विलफोर्स एक्ट पास होने के बाद इन्हें स्वयं के धर्म संचार की अनुमति मिल गई। तब ईसाइयों ने अपने धर्म को यथेष्ट संचार किया। इन्होंने एक और मुफ्त में ईसाई धर्म की पुस्तकें लोगों को और पंपलेट बनाकर वितरित किए और दूसरी ओर छोटे छोटे मिशन खोलने प्रारंभ कर दिए। फिर उसके आगे देखिए, कलकत्ता बुक सोसाइटी के लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई किस सन में? 1833 में और 1817 में। इससे विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतेंदु जो पूर्व काल था उसमें हिंदी का पहला समाचार पत्र, देखिए क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर,
भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जो कि उसका नाम था उदंत मार्तंड। क्या था? उदंत मार्तंड पहला समाचार पत्र था जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। फिर से सुन लीजिए कि उदंत मार्तंड जो है भारतेंदु पूर्व काल में प्रकाशित हुआ था, जो पहला समाचार पत्र था जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता से उसके बाद बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसे 1829 में सरकार ने बंद करवा दिया। लेकिन उदंत मार्तंड आपका प्रथम समाचार पत्र है। ये क्वेश्चंस आपका पेपरों में आता है। आगे देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार का प्रकाशन आरंभ किया। इसकी भाषा हिंदुस्तानी थी। इसकी उर्दू शैली के विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। अब ध्यान ये भी रखिएगा कि सुधाकर पत्र का भी बीच में जिक्र आता है क्वेश्चंस में। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हाईलाइट करते हुए अपनी दोबारा से रिवीजन करते हुए उसको बताऊंगी। ठीक है, सुधाकर पत्र का आरंभ हुआ है उर्दू शैली के विरोध में। सुधाकर पत्र का प्रारंभ हुआ हिंदुस्तानी भाषा में। इसी क्रम में कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षण नामक दैनिक प्रकाशन का आरंभ हुआ। पंजाब से नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका निकाली। राजा शिव प्रसाद ने निकाली सितारे हिंद, और सितारे हिंद ने विद्यालयों के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना करके हिंदी के विकास और प्रचार में योगदान दिया। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इन्होंने संस्कृत गर्भित शुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक अनुवाद का संस्कृत से खड़ी बोली में किया। ये तो आपका रह गया आपका भारतेंदु पूर्व युग का। ये सारी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं वो भारतेंदु पूर्व युग की हैं। इसके बाद आ जाता है आपका भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग में देखिए, भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन किया। 1850 ईस्वी से 1900 तक की अवधि को भारतेंदु युग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका 1800 मेन आपका जो भारतेंदु युग था स्टार्ट हुआ था, वह जो है 1868 से 1900 ईस्वी तक है। 1868 से 1900 ईस्वी तक है। ठीक है, तो स्टार्ट जहाँ शुरू होने का सबसे पहला जो वो पड़ा था कदम, वो 1850 ईस्वी से पड़ा था, जो 1900 ईस्वी तक चला। ठीक है, इस अवधि को भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी प्रधान और हिंदी राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृतनिष्ठ हिंदी के बीच का मार्ग निकाला। हिंदी खड़ी बोली का विकास में भारतेंदु जी का योगदान प्रमुख रहा है। इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाल बोधनी पत्रिकाओं में निबंधों में जो है इनकी भाषा देखने को मिलती है। आगे देखिए, भारतेंदु जो युग है उसके रचनाकारों में आपके आ जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधाकृष्णन आदि। देखिएगा रचनाकार आपके प्रमुख रूप से आते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, तो रचनाकार आपके जो रहेंगे वो आपको याद करने हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार आपके रहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी और राधाकृष्णन। ये प्रमुख हैं आपके, ये याद कर लीजिएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको याद रह ही जाएंगे। अगर आप बार बार इस वीडियो को सुनते हैं तो आप अच्छे से इस चीज़ को वैसे भी समझ जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हिंदी के विकास में काशी नगरी प्रचारणी सभा और इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान अत्यंत प्रमुख है। नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है 1900 ईस्वी में हुआ है। ये सरस्वती पत्रिका भी आपके क्वेश्चंस में आती है। फिर आज का आ जाता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग आपका 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक है। ठीक है, 1920 ईस्वी के बाद आपका रहेगा शुक्ल युग आ जाएगा। फिर देखिए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए शुक्ल युग आपका जो था, शुक्ल युग जो आएगा आपका द्विवेदी युग के बाद, और उससे पहले द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग में आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया है। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम प्रमुख है। द्विवेदी युग में आपका
जो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम प्रमुख है। एक एक आपको बताते चलेंगे किस किस का नाम प्रमुख है। आपको 2 जब रचनाकारों के नाम लिखने को अगर आएंगे तो भारतेंदु युग के आपको स्पेशली एक ही नाम याद करना पड़ेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो वैसे भी आपको भारतेंदु युग के नाम से याद हो जाएगा। द्विवेदी युग में आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी याद हो जाएगा और आगे का एक जो है आपको नॉर्मल याद करना पड़ेगा, 2 से अधिक नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक में नियुक्त हुए और सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश किसे कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो आपका यहाँ पे आंसर बनेगा सरस्वती पत्रिका को। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है, विश्वकोश। ठीक है, आगे देखते हैं 1900 से 1920 तक की अवधि द्विवेदी युग कही जाती है। इस युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल भी कहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा गया है और जागरण सुधार काल किसने कहा है इस युग को? डॉक्टर नागेंद्र ने। ठीक, द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल भी कहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया। वे लेखकों कवियों की रचनाओं की वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वयं संशोधित कर देते थे, उन्हें शुद्ध लिखने हेतु प्रेरित करते थे। अब द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले आपका पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, दूसरे आपके मैथिली शरण गुप्त, फिर रामचरित उपाध्याय, हरिऔध सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नाथूराम शर्मा, शंकर, सियाराम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण। ठीक है, आदि आदि। ठीक है, इसमें आप कर सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को याद। ठीक है, और कर सकते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर को, मैथिली शरण गुप्त को, 3 ये हो गए, और दूसरा आपका पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए 4, बालकृष्ण शर्मा को कर लीजिए, रामनरेश त्रिपाठी को कर लीजिए 6 कर लीजिए। 6 आपके आराम से जो है दिमाग में रह भी जाएंगे। फिर आ जाते हैं आपके द्विवेदी युग के बाद शुक्ल युग पे। शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहा जाता है। अब चूंकि 1920 ईस्वी में ये खत्म हुआ तो शुक्ल युग कहाँ से शुरू होगा? ठीक है, 1920 में खत्म हुआ तो 1920 में कतई लास्ट हो गया, तो इसके शुक्ल युग का शुरुआत हो रही है आपके 1919 से। प्रारंभ हुआ है ना हल्का सा, तो वहीं से इसकी शुरुआत होगी। शुक्ल युग के 1919 से 1938 तक की जो की काल है हिंदी गद्य साहित्य में छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग के पश्चात साहित्य में कलात्मक एवं भावुकता को व्यक्त करने की क्षमता छायावादी युग के गद्य से प्रकट होती है। विचारों, आदर्शों, आध्यात्मिक रहस्यवाद के प्रतीकों के द्वारा छायावादी व्यक्ति देने के कारण इस युग को छायावादी युग के नाम से पुकारा जाता है। छायावादी कवियों ने अपने विशिष्ट प्रतिभा और रचनात्मक शक्ति से उसका लाक्षणिक अलंकृत और प्रतीकात्मक वक्रतापूर्व रूप का आविर्भाव किया। इसमें आपके जो हैं छायावादी युग में कौन कौन रहेंगे देखिए। द्विवेदी युग में आपका वो हो गया पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, और शुक्ल युग में आ जाते हैं आपके प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, दिनकर आदि ने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं का स्वतंत्र लेखों से नवीन मनोहर गद्य के रूप प्रदर्शित किया है। इसी युग में वियोगहरि, राय कृष्णदास, माखनलाल चतुर्वेदी भावुकता से परिपूर्ण गद्य के भी दर्शन हुए हैं। और शुक्ल युग में देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारतेंदु युग में जो है आपका जो प्रमुख रचनाकार थे भारतेंदु जी थे, और द्विवेदी युग में आपके पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसी प्रकार आपके शुक्ल युग में कौन है? शुक्ल युग में आपके आते हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, शुक्ल युग में आते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें तो आपका पाठ में भी इसकी रामचंद्र शुक्ल की जीवनी है, आगे बताएंगे आपको। इतिहास के लेखन और संरचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत योगदान दिया है। आलोचना के क्षेत्र में नंदुलारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र और रामविलास शर्मा। इतिहास लेखन के लिए रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, गणपति चंद्रगुप्त, मोहन अवस्थी आदि के नाम उल्लेखनीय है। इसमें आपको शुक्ल युग में कौन कौन से नाम याद करने हैं? सबसे पहले आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो हो ही जाएगा, ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल के अलावा आप याद करिएगा, इसमें रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, और राय कृष्णदास रह सकते हैं आपके,
और 4 या 5 याद कर लीजिएगा, मोहन अवस्थी, बाकी ज़्यादा कोई लक्ष्मी सागण वाषण है, ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका नहीं है, लेकिन 2-3 तो याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन जाता है शुक्ल युग के किन्हीं 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आना ही आना है, आपका आता ही है, हर बार क्वेश्चनों में आता है, तो इसको तो मिस ही नहीं कर सकते, है ना। आगे आपका शुक्ल युग का जो शुक्ल युग है उसे छायावादी युग कहते हैं, और फिर आगे जो आता है आपका शुक्लोत्तर युग है, तो शुक्लोत्तर युग को कहते हैं प्रगतिवादी युग। शुक्लोत्तर युग को कहते हैं प्रगतिवादी युग। 1938 के पश्चात हिंदीगत साहित्य के समय को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। इस युग का हिंदी काल्पनिक संसार से उतरकर यथार्थ की भूमि पर आ गया। इसमें भावुकता, अभिव्यक्ति का स्थान कांतियुक्त व भड़कीले कवित्वमय वचनों से लिया गया। इसमें भोगे हुए यथार्थ मानव जीवन की पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या, राजनीति, दुराचार, मानवीय भावों, विश्व बंधुत्व की भावना आदि का चित्रण होने लगा। इस युग के गद्य साहित्य का अभिव्यंजना शक्ति अधिक परिष्कृत हुई और इस तथा साहित्य रचनाओं कृतियों की प्रचुरता यानी कि प्रचार जो है इस युग में सबसे अधिक रहा। शुक्लोत्तर युग में रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, पदम सिंह शर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर आदि रहे और निराला भी रहे। ठीक है, निराला की साहित्य साधना और अमृत राय का कमल का सिपाही प्रमुख रचनाएं हैं। निराला की साहित्य साधना और अमृत राय की कलम का सिपाही प्रमुख रचनाएं हैं। आत्मकथाओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा प्रमुख है, और सबसे मेन बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, नीण का निर्माण फिर, ये बच्चन की है। बच्चन जो हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जिसे कहते हैं, वो अमिताभ बच्चन जो आपका आज के समय में हीरो हैं, अमिताभ बच्चन उनके फादर हैं, पिताजी हैं। उनका नाम था श्री हरिवंश राय बच्चन, जो कि हिंदी साहित्य में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है, गद्य में भी और पद्य में भी। ठीक है, पद्य की उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं हरिवंश राय बच्चन ने, अमिताभ बच्चन के पिताजी ने। तो उनकी रचनाएं आपकी हिंदी की किताब में है, जिसका नाम क्या भूलूं क्या याद करूं और नीण का निर्माण फिर आदि रचनाएं इनकी बहुत लोकप्रिय हुई हैं, बहुत फेमस रचनाकार अपने जीवन में वह रहे हैं। आगे देखते हैं, इस युग में विभिन्न उपन्यासकारों के भी दर्शन हुए, जिसमें यशपाल, झूठा सच, दिव्या जिनकी रचनाएं हैं, नागार्जुन का है नई पौधा, रतिनाथ की चाची आदि। ठीक है, यशपाल का झूठा सच और नागार्जुन का नई पौध, रतिनाथ की चाची आदि हैं। ये आपका शुक्लोत्तर युग हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका वर्तमान युग या स्वतंत्रोत्तर युग। वर्तमान युग या स्वतंत्रोत्तर युग। वर्तमान युग में देखिए आपका विष्णु प्रभाकर प्रमुख हैं, उपेंद्रनाथ अश्क हैं, धर्मवीर भारती हैं, जगदीश माथुर हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, मोहन राकेश हैं। ये प्रमुख रचनाकार हैं। निबंध भी लिखे हैं इन्होंने, ठीक है, और गद्य भी लिखे हैं। आगे देखिए, कथा साहित्य के क्षेत्र में मार्क्सवादी समाज में फ्रायड, मनोविश्लेषणात्मक विशिष्ट सामर्थ्य, ये चीज़ें कुछ ज़्यादा वो नहीं है इंपॉर्टेंट। आज की पीढ़ी के जीवन के संघर्ष में जैसे आशाएं, आकांक्षाएं, कुंठाएं, विद्रोह, नव जीवन के मूल्यों की खोज होना इस युग के उपन्यासों की कहानियों का प्रमुख विषय रहा है। ठीक है, परंतु शेखर जो थे, इन्होंने लिखी है एक जीवनी, बहती गंगा, सूरज का 7वां घोड़ा, इनके पूर्ण उपन्यास हैं। धर्मवीर भारती, मुन्नूलाल भंडारी, यशपाल, ज्ञानेंद्र अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल इस युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। और वर्तमान युग में ही आपके जो है कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि के अतिरिक्त रिपोर्टाज, डायरी, रेडियो, रूपक आदि के जो विधाओं का जो है रचना हुई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रतिवर्ष जो शोध प्रबंधन प्रकाशित हो रहे हैं, जो विश्वविद्यालयों में शोध किए जाते हैं उनको प्रकाशित किया जा रहा है, वो सभी वर्तमान युग के उसमें आते हैं। और आधुनिक युग में हिंदी नाटक व रंगमंच जीवन की सत्यता से संयुक्त होकर नवीन दिशा की ओर अग्रसर हुआ। जो भी नाटक आपके विद्यालय में होते हैं, नाटक रचनाएं जो होती हैं, निबंध वगैरह जो होते हैं, वो सभी गद्य विधाओं में होते हैं। आगे देखते हैं गद्य की विविध विधाएं। गद्य की विविध विधाओं में जो आपके हैं गद्य, जो हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव से लेकर वर्तमान तक गद्य के क्षेत्र में अनेक विधाओं का प्रसार हुआ है। हिंदी गद्य की विधाओं का वर्गीकरण 2 श्रेणियों में किया है। प्रथम श्रेणी में है कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास विधाओं का, जिसे भूतकाल से देखने को मिलता है, जो पुराने समय से हम देखते आ रहे हैं। जो कहानियाँ हैं वो पुराने समय से सुनते आ रहे हैं, निबंध बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं, एकांकी बहुत पुराने समय से, उपन्यास हैं जब भूतकाल यानी कि पुराने समय से हम देखते आ रहे हैं, वो जो आपके प्रथम श्रेणी में आ जाते हैं। और जो द्वितीय श्रेणी में है वो अप्रधान विकीर्ण विधाओं की हैं। इसमें जो है नवीन गद्य विधाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंटवार्ता, पत्र साहित्य आदि का उल्लेख होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका शॉर्टकट में छोटी छोटी चीज़ों में आपका देखेंगे कि निबंध में
जो है क्या है, कहानी किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, सभी चीज़ों को आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। निबंध, सबसे पहले शुरू करते हैं निबंध। निबंध क्या होता है? यह एक सूक्ष्म आकार की ऐसी रचना है जिसमें सामान्य गद्य की तुलना में रोचक, सजीव तथा अर्थपूर्ण गद्य का विकास होता है। इसकी शैली में पूर्ण गद्य से कलात्मक गुण यानी कि जो निबंध पढ़ते हैं उसमें एक रुचि जिसमें विद्यमान हो जाए वो होता है। विभिन्न आलोचकों ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। निबंध को क्या कहा है? गद्य की कसौटी। गद्य की 9 विधाओं में निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विकसित विधा है। निबंध स्वावलंबी होता है, यानी कि खुद से भी आप बना के उसे लिख देते हैं। ठीक है, इसमें स्नेह, संबंध और भावमयता के साथ साथ विचारों की अभिव्यक्ति होती है। विचार जैसे अपने व्यक्त कर सकते हैं निबंध में। विषय तथा शैली के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखो दोबारा पूछ रहे, निबंध कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। समझ में आ गई? पहला होता है विचारात्मक, दूसरा होता है भावात्मक, तीसरा वर्णनात्मक और चौथा होता है विवरणात्मक। विचारात्मक निबंध कैसे होते हैं? इस प्रकार के निबंध में तर्कपूर्ण मूल्यांकन होता है, विश्लेषण होता है, छानबीन होती है। मुख्यतः दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय, विवेचनात्मक आदि होते हैं। भावात्मक कैसा होता है? इन निबंधों में अनुराग यानी प्रेम, हृदय तत्वों की प्रधानता होती है, जिसका उद्देश्य पाठक की बुद्धि की अपेक्षा उसके हृदय को प्रभावित करता है। वर्णनात्मक निबंध कैसे होते हैं? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का अवलोकन करा जाता है और सरल सरस मधुर रूप में वर्णन किया जाता है। ठीक है, वर्णन करना, किसी जगह का वर्णन करना, है ना। और विवरणात्मक निबंध कैसे होते हैं? इसमें आख्यानात्मक गुण होते हैं। प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक पक्ष को सुसंबित, तीक्ष्ण, हृदयग्राही तथा बरीकृत पहलुओं में प्रस्तुत विवरणात्मक निबंध में किया जाता है। देखिए, निबंध में अगर आपके लिखे जाएं तो निबंध कौन कौन से प्रमुख हैं आपकी किताब के अनुसार अगर हम बताते हैं तो निबंध और उसके लेखक। देखिए, आप कॉपी पेन अगर लेके बैठे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सुन रहे हैं तो फिर उसको कम से कम 3 से 4 बार इस चीज़ को सुनिएगा ज़रूर, जिससे कि आपको कंठस्थ भी हो जाए और कुछ थोड़ा बहुत अगर कंठस्थ नहीं होता है तो वो बुद्धि में आपके बैठ जाए। ठीक है, रचनाएं और उसके बाद रचनाकार का नाम। ठीक है, निबंध, सारे निबंध ही बताऊंगी इस बार अभी इस समय, क्योंकि निबंध का टॉपिक चल रहा है तो सारे निबंध होंगे और निबंध के रचनाकार होंगे, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ये निबंध है। ठीक है, कंकड़ स्रोत एक निबंध है जिसकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है। ठीक है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं क्योंकि आपको अगर याद रहेगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद रहेगा। कंकड़ स्रोत एक निबंध है जिसकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है। हमारा कर्तव्य और युग धर्म एक निबंध है जिसकी रचना प्रताप नारायण मिश्र ने की है। आचरण की सभ्यता जो निबंध है सरदार पूर्ण सिंह ने इसकी रचना की है। चिंतामणि निबंध की रचना रामचंद्र शुक्ल ने की है। ठलुआ क्लब और नर से नारायण जो 2 निबंध हैं ये, इसकी रचना बाबू गुलाब राय ने की है। पाव भर आटा, इसकी रचना वियोगी हरि जी ने की है। साहित्यिक देवता जो निबंध है इसकी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी ने की है। कुछ विचार नामक निबंध है जिसकी रचना प्रेमचंद्र जी ने की है। कुछ बिखरे पन्ने, क्या लिखूं, पदुमलाल पुन्नाबख्शी ने की है। इतिहास साक्षी है और खून की छींटें, ये निबंध जो भगवत शरण उपाध्याय जी के हैं। कल्पलता, कुटज और अशोक के फूल, ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। विवेचनात्मक गद्य और श्रृंखला की कड़ियाँ, ये दोनों निबंध महादेवी वर्मा जी के हैं। गांव सुखी हम सुखी और गीता प्रवचन, ये दोनों निबंध विनोबा भावे जी के हैं, विनोबा भावे जी के। गेहूं और गुलाब नामक निबंध रामवृक्ष बेनीपुरी का है। अर्धनारीश्वर और उजली आग निबंध रामधारी सिंह दिनकर का है। अथाह सागर, अनंत आकाश, ये दोनों निबंध जयप्रकाश भारती जी के हैं। कहनी अनकही और ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती जी के हैं। जीवन का काव्य और सर्वोदय, ये दोनों निबंध काका कालेलकर के हैं। सर्वोदय की बुनियाद हरिभाऊ उपाध्याय के हैं। दृष्टिकोण दक्षिण भारत की एक झलक, ये दोनों निबंध विनय मोहन शर्मा के हैं। गांधी जी की देन, ये एक निबंध है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। साहित्य नामक निबंध जो है वह भी डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश का है। ये आपके हो गए यहाँ पर निबंध। ठीक है, अब निबंध इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। कंकड़ स्रोत नामक निबंध की रचना किसने की है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, आचरण की सभ्यता नामक निबंध की रचनाकार का नाम लिखिए। चिंतामणि की रचना किसने की है, तो ये चीज़ें, चिंतामणि निम्नलिखित में से कौन सी विधा में आता है, तो विधा आपकी लिखी जाएंगी, कहानी में आता है, निबंध में आता है, उपन्यास में आता है या नाटकों में आता है।
तो इस प्रकार से आपके इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। गेहूँ और गुलाब कौन सी विधा में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रचनाएं निबंध में आती हैं। तो मेरे ख्याल में आप एक एक बार अगर सुन लेंगे ना, एक बार में नहीं सुनेंगे, कम से कम इस वीडियो को आप 3 से 4 बार तो सुने, तो उसमें आपको कम से कम थोड़ा बहुत कंठस्थ हो जाएगा ये निबंध है। क्योंकि मैंने आपको जो भी बताया है, पाव भर आटा नामक निबंध वियोग हरि जी का है, या कंकड़ स्रोत नामक निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, गेहूँ और गुलाब निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी का है ना। तो जो इस प्रकार से आप याद करेंगे, क्या लिखूँ क्या जो है वो पद्म पुन्नालाल बख्शी जी का है निबंध। तो निबंध बार बार इसमें लगाया है, इस मारे आपको कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से इस चीज़ को समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, आगे आपका रहता है कहानी के बाद, निबंध के बाद कहानी। निबंध के बाद आपकी आ जाती है कहानी। कहानी का उद्देश्य किसी घटना, कहानी क्या चीज़ होती है, कहानी का उद्देश्य किसी घटना, व्यक्ति विशेष, भाव, संवेदना आदि की संवेदना अभिव्यंजना करना होता है। यह आधुनिक साहित्य की रचना की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। इसका शीर्षक रमणीय होता है, तीक्ष्ण होता है, और कहानी के मूल भाव तो संवेदना की व्यंजना करने में सक्षम होता है। कहानी का जो टॉपिक होता है, जो नाम होता है कहानी का, वो पूरी कहानी का निचोड़ होता है कि इसको कौन सा नाम दिया जाएगा, है ना। उससे पता चल जाता है इस कहानी में क्या क्या चीज़ें होंगी। इसका आरंभ तथा अंत कलात्मक तथा प्रभावात्मक होता है। इसका कथनात्मक संगठित और क्रमबद्ध रहता है। कथा जो होती है इसकी संगठित और क्रमबद्ध रहती है। इसमें जीवन के विभिन्न भावों, विचारों तथा रूपों को मार्मिक तथा सौंदर्यपूर्ण चित्र के माध्यम से प्रयुक्त किया जाता है कहानी में। यद्यपि इसका प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन होता है, इसलिए ये विशेष संवेदना, भाव और प्रभाव की कलायुक्त जो है व्यंजना को प्रकट करता है। तो कहानी समझ में आई। कहानी तो वैसे भी आपने बचपन से सुनी हुई होंगी, लेकिन जो आपकी पुस्तक में कहानियाँ हैं, प्रमुख रूप से मुश्किल से आपकी दी हुई हैं, 5 कहानियाँ इसमें दी हुई हैं, तो 5 कहानियाँ आपको जो है याद ही कर लेनी है। और निबंध तो आपके बहुत सारे थे, तो आपको निबंध में कुछ याद रह जाएँ, कुछ मेन आप कर लीजिएगा। और कहानियाँ 5 दी हुई हैं, तो कहानियाँ तो नॉर्मली 5 ही याद रखिएगा। सबसे पहली आपकी रानी केतकी की कहानी है, जो कि ईशा अल्लाह खां ने लिखी है। इसका नाम ही रानी केतकी की कहानी है, तो ये तो कहानी में आना ही है, ईशा अल्लाह खां की है। राजा भोज का सपना एक कहानी है, जो कि राजा शिव प्रसाद सितारे ने लिखी है। इंदुमती कहानी है, किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी है। 11 वर्ष का समय एक कहानी है, जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। उसने कहा था, ये एक कहानी है जो चंद्रधर शर्मा यानी गुलेरी जी ने लिखी है। ध्यान रखिएगा कि इसमें इंदुमती, रानी केतकी की कहानी, ठीक है, उसने कहा था, ये प्रमुख हैं जो होती हैं क्वेश्चन में आ सकती हैं। अगला आपका रहेगा कहानी के बाद उपन्यास। उपन्यास किसे कहते हैं? किसी विशाल विषय के पात्रों के चरित्र चित्रण, घटनाक्रमों, संवाद एवं निश्चित उद्देश्य के प्रयोजन में संग्रहित की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। यानी कि पूरा का पूरा उसका वृत्तांत लिखना। उपन्यास कहानी ही तो है, लेकिन साथ ही संयोग आने पर काव्य की भांति भावुकता और संवेदना जागृत कर पाठकों को मग्न करता है। श्रीनिवास द्वारा संयोजित परीक्षा गुरु हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास है। ध्यान रखिएगा, हिंदी गद्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, जो श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं। परीक्षा गुरु तो हो ही गया आपका श्रीनिवास दास द्वारा। इसके बाद आ जाता है आपका चंद्रकांता। चंद्रकांता आपका देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन। ये उपन्यास आपके प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए हैं। तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है। पुनर्रवा और बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। मृगनयनी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया है। चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है। सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये दोनों उपन्यास धर्मवीर भारती द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही देख लेते हैं। नहुष तो नाटक हो गया। और आ जाता है आपका गिरती दीवारें, ये उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख उपन्यास हो गए। तितली है, त्यागपत्र है, तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा, त्यागपत्र जैनेन्द्र द्वारा, बाणभट्ट की आत्मकथा हाजरी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा द्वारा। ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये प्रमुख हैं आपके जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखे गए हैं। ये चीज़ आपके प्रमुख उपन्यास में आ जाते हैं। फिर आ जाता है आपका उपन्यास के बाद नाटक। नाटक आ जाता है। देखिए, मेरा मेन उद्देश्य ये था
कि आपको एक ही वीडियो में पूरा गद्य बता देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लंबी वीडियो है तो आप स्किप करके देख लेंगे तो फिर जो है कुछ ना कुछ टॉपिक इसमें रह जाएगा। सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, और पूरा गद्य साहित्य आपका एक ही वीडियो में आपका उपलब्ध कराया है। मैं चाहती तो इसे टुकड़ों में भी कर सकती थी, निबंध के लिए अलग बना दिया, कहानी के लिए अलग वीडियो बना दी, उपन्यास के लिए अलग वीडियो बना दी, नाटक की अलग वीडियो बना दी। सारे टुकड़ों में अगर छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी तो इससे क्या होगा कि आप जो है कभी कोई सी सुनेंगे, कभी कोई सी सुनेंगे, कोई रह जाएगी, कोई याद रह जाएगी, कोई नहीं रह जाएगी। आप एक बार में एक वीडियो लेके बैठेंगे तो पूरी वीडियो अगर एक साथ सुनते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे सम्मिलित तो इकट्ठी हो जाएंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स लगते हैं वो आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। और नहीं अगर नोट डाउन करना है आपको तो आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक आप समझते हैं कि आपको कंठस्थ नहीं हो जाता या कुछ चीज़ें समझ में इसमें से नहीं आ जाती हैं तब तक आप इसे सुनते रहिए। क्योंकि ऐसा होता है, सुनने से क्या होता है, हमें ज़्यादा याद होता है, ठीक है। हम किसी चीज़ को बोल कर पढ़ते हैं, ज़्यादा याद होता है, उसी प्रकार से हम जिस चीज़ को ज़्यादा सुनते हैं वो भी हमें याद हो जाता है। अभी हम कोई गाना है टीवी पे चल रहा है तो उसको हम जितनी बार सुनेंगे उतनी बार हमारे दिमाग में उसकी जो है छाप बनती चली जाएगी और वो हमें याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप इसको वीडियो को पूरा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुनिए, और हम यकीन दिलाते हैं आपका एग्ज़ाम में गद्य की तरफ से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप 101% उसको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हो गया। नाटक निपट गए, उपन्यास करें, नाटक करें, उपन्यास करा ना अभी, चलिए फिर नाटक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नाटक का। नाटक किसे कहते हैं? रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से प्रकट करने की दृष्टि से रचित एक अधिक अंकों वाली रचना गद्य रचना नाटक कहलाती है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई। इसका अर्थ होता है संबंधित सात्विक भावों को प्रदर्शन करना। नट अभिनीत होने के कारण यह नाटक कहलाता है। इसमें नट होते हैं, नटी होते हैं, यानी कि एक नायक होता है, एक नायिका होती है। अधिकतर नाटकों में नायक नायिका जरूर होते हैं। आप नाटक टीवी पर भी देखते हैं, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है ना। तो ये नाटक में नट होते हैं। जो नट जो होता है वो हीरो होता है और जो नाटिका होती है वो हीरोइन होती है, तो इसे नाटक कहते हैं। भारतेंदु ने अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा के नाटकों का प्रचंड अध्ययन किया और उन्होंने जिन नाटकों की रचना की उसमें राजनीतिक, सामाजिक, पौराणिक और प्रेम प्रधान सभी प्रकार के नाटक थे। इस युग के नाटक जो है उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, माखनलाल चतुर्वेदी जो प्रमुख नाटककार रहे। और नाटकों में आपके जो नाटक हैं जो प्रमुख हैं, पहला नाटक, सबसे पहला नाटक है आपका नहुष, जो कि गोपाल चंद्र गिरिधर दास का है। फिर नाटक आपका आता है अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। फिर आ जाता है हटी हम्मीर, कली कौतुक, भारत दुर्दशा, प्रताप नारायण मिश्र की, इसमें भारत दुर्दशा प्रमुख है। भारत दुर्दशा नामक नाटक प्रताप नारायण मिश्र का है। फिर आपका छदम योगिनी, योगी हरि जी का है। जो प्रमुख है वही बताऊंगी। एक घूट, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं, ठीक है। वैसे स्कंदगुप्त भी नाटक है जो जयशंकर प्रसाद का है, लेकिन एक घूट, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी ये प्रमुख है। अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी और एक घूट ये कई पेपरों में आ चुका है, कई बार आ चुका है कि नाटक के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का एक घूट रचना किस विधा में आती है, तो ये नाटक में आती है, ठीक है। करबला और प्रेम की बेदी प्रेमचंद्र ने लिखे हैं नाटक। अंधा युग और नदी प्यासी थी, ये दोनों नाटक धर्मवीर भारती के हैं। और फिर आगे जो वाला छोड़ दिया, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन प्रमुख हैं। ये दोनों नाटक मोहन राकेश ने लिखे हैं। इन्हीं नाटकों में से आपका फंस जाएगा, तो यही नाटक जो आपको बताए हैं उसमें वही नाटक, यही जो है आप एक बार इसे दोबारा से सुन सकते हैं बैक करके, ठीक है। आगे आ जाते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि बार बार वही चीज़ को मैं दोहराऊंगी, तो बार बार आप बैक करके थोड़ा सा सुन लीजिएगा दोबारा से, क्योंकि बार बार मैं इस चीज़ को बोलूँगी तो जो है वीडियो का जो लेंथ जो होगी ना ज़्यादा हो जाएगी। फिर आ जाते हैं एकांकी पे। एकांकी क्या चीज़ है? एकांकी एक अंक के नाटक को कहा जाता है, यानी कि नाटक जो होते हैं उसमें कई अंक होते हैं, कई पार्ट होते हैं। जैसे हमने आज देख लिया, कल देख लिया, परसों देख लिया। एक खंड है भी जैसे कई पार्ट में विभाजित होता है, ठीक है। और जो एकांकी होता है वो एक ही बार में ख़त्म हो जाता है, यानी कि एक अंक का नाटक जो होता है वो एकांकी कहलाता है। समझ में आ गई? जिसमें एक ही अंक में पूरा नाटक शुरू भी होता है और पूरा नाटक लास्ट तक ख़त्म भी हो जाता है, यानी आधे घंटे में जो एपिसोड शुरू होकर ख़त्म हो जाए नाटक, ठीक है, वो आपका एकांकी कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई? एकांकी नाटक में सभी तत्व होते हैं, साथ ही उसमें रचना, विधान, अन्य तत्वों की थोड़ी सी विशेषताएं सम्मिलित होती हैं, जिनका कारणवश रचनाकारों के एकांकी साहित्य को स्वतंत्र रचना साकार माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के एक घूट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के एक घूट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है, ध्यान रखिएगा।
जयशंकर प्रसाद के एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। एकांकी समझ में आ गया? ऐसा नाटक जो एक ही बार में शुरू होए और एक ही बार में लास्ट तक आके ख़त्म हो जाए, वो नाटक एकांकी कहलाता है। और जो कई पार्टों में विभाजित होता है, कई टुकड़ों में होता है, उसे थोड़ा थोड़ा करके दिखाया जाता है, वह जो है नाटक में आता है। जो एक बार में ख़त्म हो जाता है वह एकांकी में आता है। तो एकांकी देख लेते हैं। एकांकी में आपके यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ फीचर, कुछ एकांकी। ये एक एकांकी का नाम है, कुछ फीचर कुछ एकांकी, ये नाटक का उसका एकांकी का नाम है, जो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा है। पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान, ये नाटक जो एकांकी हैं, ये रचनाएं जो एकांकी हैं डॉक्टर रामकुमार शर्मा द्वारा लिखी हुई हैं। नीली झील एकांकी है जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखी हुई है। भोर का तारा एकांकी है जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा हुआ है। इसमें नीली झील, भोर का तारा और पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान ये प्रमुख हैं, पेपरों में फंस सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं एकांकी बाद जीवनी पर। जीवनी देखिए, किसी महापुरुष या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन की प्रमुख घटनाओं को, उसके क्रियाकलापों को तथा अन्य विशेषताओं को गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन करना जीवनी कहलाता है। जैसे जीवनियाँ आपके अभी आगे चल के हिंदी में और आपको गद्य में और पद्य में याद करनी होंगी। ठीक है, तो वो क्या चीज़ होती हैं? उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता, उनने पढ़ाई कैसी करी, उनके जीवन में कौन सी प्रमुख घटना रही, है ना, ये चीज़ों का वर्णन जीवनी में होता है। इसमें व्यक्ति के विशेष छोटी बड़ी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। पाठक केवल उसके अतरंगी जीवन से सुपरिचित नहीं होता, बल्कि उसके साथ जो है तदात्म में प्रमाणित कर लेता है, यानी कि जुड़ जाता है। जीवनी जो होती है उनके निर्माण स्थानों पर ओज प्रकट करता है, यानी तेज प्रकट करता है। जिसकी जीवनी हमने पढ़ी होती है, लिखी होती है, या जो पढ़ रहे होते हैं जिसके बारे में जीवनी लिखी जाती है, उसके बारे में विभिन्न प्रकार की प्रमुख बातें उसमें प्रकट की जाती हैं, है ना, जिनके माध्यम से पाठक, पढ़ने वाला अपने जीवन अतिरिक्त प्रगतिशील बनाने में सक्षम होता है। कि वो जो किसी की कोई जीवनी अमिट छाप छोड़ जाती है हमारे मस्तिष्क पर, उसने ऐसा किया था कि हम भी ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है? अपने को प्रगतिशील बनाना, अपने लिए नया मार्ग खोजना, या किसी के किए हुए पे संस्मरण करना, यानी चलना। ठीक है, जैसे कि कोई आपका गुरु श्रेष्ठ होता है, जैसे किसी टीचर से आपको अत्यधिक लगाव होता है, तो क्या होता है? आप उसके किए हुए क्रियाकलापों को खुद दोहराने लगते हैं। ठीक है, मोस्टली जैसे वो बैठ रहे हैं उसी हिसाब से बैठना, जैसे उन्होंने हेयर स्टाइल बनाया है वैसी हेयर स्टाइल बनाना, जैसे वे बोल रहे हैं हाव भाव देखिए वैसे बोलना। तो ये क्या होता है? उनके जीवन को अपने जीवन में उतारना, है ना। ऐसी जीवनी जो होती है, किसी की जीवनी अगर हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ती है तो उनके जीवन में जो जो चीज़ें प्रमुख थीं वो अपने ऊपर उतार लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? प्रेरणा मिलती है। तो जीवनियाँ जो होती हैं महापुरुषों की इसी प्रकार से लिखी हुई होती हैं कि उनके प्रमुख जो है आचरण और प्रमुख जो उनकी बातें होती हैं वो लिखी हुई होती हैं, जिससे बच्चे जो हैं आदर्शों पर चल सकें। ठीक है, तो जीवनियाँ आपकी प्रमुख जो होंगी वह जीवनी हैं आपकी आवारा मसीहा। लिखी हैं जीवनी किस किसने लिखी हैं? ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है जीवनी। कलम का सिपाही जीवनी है जो अमृत राय ने लिखी है। गुरु नानक देव जीवनी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। लोकमान्य तिलक विज्ञान की विभूतियाँ हमारे गौरव के प्रतीक ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी, जयशंकर भारती जी ने लिखी हैं। तो इसमें आवारा मसीहा कलम के सिपाही प्रमुख जीवनी है जो पेपरों में आपको फंसती है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की और कलम का सिपाही अमृत राय की जीवनी। फिर आ जाती है आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब क्या होता है? कि अपने बारे में, अपने प्रमुख चीज़ों के बारे में, अपने गुण को, अपने दोषों को लिखना। आत्मकथा वो होती है जो अपने बारे में लिखी जाती है। ठीक है, इसका रचनाकार स्वयं अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं को, परिस्थितियों को पाठकों के समक्ष मैत्री गुण के साथ रखता है कि ये मेरे जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं और मैंने ऐसा ऐसा इस चीज़ से सीखा है। ये संस्मरणात्मक होती हैं, यानी कि अपनी यादें होती हैं इसमें जुड़ी हुई। इसमें लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को, सामाजिक घटनाओं को, स्वयं की प्रतिक्रिया को प्रकट करता है। साहित्यिक आत्मकथाओं में हरिवंश राय बच्चन और पांडे बेचन शर्मा की उग्र रचनाएं विशिष्ट मानी गई हैं। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जैसे कि मैंने बताया अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? आत्मकथा जो लिखी हुई हैं, आत्मकथा में प्रमुख है मेरी असफलताएं जो गुलाब राय द्वारा लिखी हुई है। मेरी असफलताएं जो आत्मकथा है वह गुलाब राय द्वारा लिखी हुई है। नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये दोनों आत्मकथाएं हैं जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी हुई हैं। एक आत्मकथा नाम से ही आत्मकथा है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी हुई है आत्मकथा। ये अपनी खबर एक आत्मकथा है जो पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखी हुई है।
इसमें आपका मेरी असफलताएं, नीण का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये प्रमुख हैं, जो कि मेरी असफलताएं गुलाब राय द्वारा और नीण का निर्माण, फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय द्वारा बच्चन द्वारा लिखी हुई आत्मकथाएं। आगे आ जाते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र किसे कहते हैं? जिस गद्य में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, भाव के अल्प शब्दों में यथावत चित्रण किया जाता है उसे रेखा चित्र कहते हैं। यह शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है। ये दो शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना होता है। रेखा चित्र में साहित्य तथा चित्रकला के सौंदर्यपूर्ण मेलजोल दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार चित्रकार तूलिका तथा रंगों के द्वारा सजीव चित्र का चित्रण करता है, उसी प्रकार रेखा चित्र शब्दों के माध्यम से ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रकट करता है जो उसकी यथार्थ संवेदना को मूर्त स्वरूप प्रदान करने में सफल होता है। अब देखिए, आपको अपनी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो रेखा चित्र ऐसा होता है इसमें लिखा हुआ एक भी शब्द नहीं होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि छोटे बच्चों की कहानी होती है, एक कौवा प्यासा था वाली कहानी जो है आपकी, वो चित्रों के माध्यम से दी हुई है। एक घड़ा बना है, उस पर कौवा बैठा है, पानी उसमें है ही नहीं, हल्का सा पानी है। दूसरा चित्र बना हुआ है, उसमें क्या है, पास में पत्थर पड़े हैं, कौवा उठा रहा है, मुंह में दबाया हुआ है और घड़े के अंदर डाल रहा है। चित्र बना हुआ है कि कौवा ने कंकड़ देखे और वो घड़े के अंदर डाल रहा है। तीसरा चित्र बना हुआ है कि घड़ा बना हुआ है, कंकड़ उसमें काफ़ी सारे उन्हें डाल दिए हैं और पानी ऊपर आ गया है। चौथा चित्र बना हुआ है कौवे पानी पी रहा है और पांचवें चित्र में कौवा उड़ गया है। तो इसको कहानी को लिखा हुआ कतई भी नहीं है, लेकिन पूरी चित्र के माध्यम से बता दी गई है ना, तो उसे कहते हैं रेखा चित्र। ठीक है, इसी प्रकार से अंगूर खट्टे हैं वाली हिरण वाली कहानी भी है, जो रेखा चित्र में दी हुई है। इसी प्रकार से जो कहानियाँ होती हैं, जो कि जिसमें शब्द जो है, अक्षर जो है लिखे हुए नहीं होते हैं, सिर्फ चित्रों के माध्यम से होते हैं, वो रेखा चित्र के अंतर्गत आती हैं। रेखा चित्र में आपकी जो प्रमुख विधाएँ जो प्रमुख हैं वो है आपके अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार। ये दोनों रेखा चित्र महादेवी वर्मा द्वारा हैं रचित, और माटी की मूर्तें ये रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। दो ही हैं तो आराम से याद कर लेना। अतीत के चलचित्र मेरा परिवार दो हैं, ये जो दोनों महादेवी वर्मा के हैं, और माटी की मूर्तें जो रेखा चित्र है वो रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ठीक है, फिर आ जाते हैं रेखा चित्र के बाद संस्मरण पर। संस्मरण क्या चीज़ होती है? संस्मरण क्या होता है? किसी तथ्य या स्मरणीय घटना को जब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रकट किया जाता है तीक्ष्ण भाषा शैली में, उसे संस्मरण कहते हैं। इसका अर्थ होता है सम्यक स्मरण, अर्थात संस्मरण में रचनाकार स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी व्यक्ति तथा घटना का जो है स्नेह संबंध या कलात्मक के साथ प्रकट करता है। इसका संबंध मुख्य रूप से मुख्यतः महापुरुषों से होता है। इसमें रचनाकार अपनी तुलना में उस व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। इसका वह संस्मरण जो होता है बताना चाहता है। किसी का प्रभाव पड़ना, जैसे कि हम सामने बैठे हुए किसी, जैसे कि कोई बच्चा है, किसी प्रकार की कोई घटना उसके विद्यालय में घटती है तो उसके मास्टर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, वह उसने अपने एक कहानी के लिए मतलब लिखने के माध्यम से उसने पूरी चीज़ को प्रकट कर दिया। हमारे विद्यालय में ऐसी ऐसी घटना हुई थी, हमारे मास्टर जी ने ऐसा ऐसा काम करा और इससे हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो गया। ये जो होता है संस्मरण होता है, जो घटना होती है वो लिख दी है याद करके पूरी वैसी की वैसी, उसे संस्मरण कहते हैं। ठीक है, रेखा चित्र में किसी चरित्र के कलात्मक तथा भावात्मक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, किंतु संस्मरण में किसी चरित्र के वास्तविक रूप को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि रेखा चित्र में आप बनाकर प्रकट करेंगे, ठीक है, और संस्मरण में आप लिखकर प्रकट करेंगे। हिंदी के प्रमुख संस्करण रचनाओं में श्री नारायण चतुर्वेदी पदम सिंह द्वारा जो है और बनारसी चतुर्वेदी आदि के नाम जो है इसमें उल्लेखनीय हैं। और संस्मरण में आपकी रचनाएं जो होंगी, देखिए कौन कौन सी हैं। संस्मरण में आपके आ जाती हैं स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, ये दोनों महादेवी वर्मा जी की हैं संस्मरण। अगला आ जाता है आपका सन 42 के संस्मरण, जे श्री राम शर्मा द्वारा रचित है। लोकमाता एक संस्मरण है जो काका कालेलकर द्वारा रचित है। बापू के आश्रम में पुण्य स्मारक, ये दोनों संस्मरण हरिभाऊ उपाध्याय जी के हैं। जंजीर और दीवारें, ये संस्मरण रामवृक्ष बेनीपुरी जी के हैं। तो 5 ही दिए हुए हैं, आपको याद कर लेना, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है ना। याद नहीं कर रहे, 4-6 बार सुनिएगा, याद हो जाएंगे। फिर आ जाता है आपका यात्रा वृत्तांत। किसी गद्य रचना में लेखक द्वारा किसी यात्रा के प्रत्यक्ष ज्ञान का यथावत कलात्मक वर्णन किया जाता है, उसे यात्रा वृत्त कहते हैं। इसमें रचनाकार विशेष स्थलों की यात्रा का सौंदर्य का वर्णन करता है, ठीक है, जो कि पाठक के उन स्थलों की यात्रा करने में असमर्थ हो, वह उसका मानसिक हर्ष प्राप्त कर सकें और घर बैठे उन स्थलों के कृत्रिम दृश्यों को निवसित लोगों के आचरण, खान पान, रहन सहन तथा राजनीतिक पहलुओं आदि से रूबरू हो सकें। जैसे कि हम पहाड़ पर गए, वहाँ के लोग ऐसे ऐसे रह रहे थे, वो ऐसी चीज़ें खा रहे थे, ऐसे घर बने हुए थे, तो क्या है, हम अनुमान लगा सकते हैं यदि हम पहाड़ पर नहीं पहुँचे हैं तो।
यदि हम किसी बर्फ़ वाली जगह पर गए तो वहाँ पर लोग इग्लू बना कर रहते हैं और वहाँ पर लोग ऐसा वस्त्र वेशभूषा में रहते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो हम लोगों को वहाँ जाए बिना इन चीज़ों का ज्ञान पढ़कर हो जाता है। तो वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत में आपका प्रमुख क्या रहेगा? प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं आपके, पहला है हिमालय उस पार के पड़ोसी और हिमालय प्रवास, दोनों यात्रा व्रत जो है आपके काका कालेलकर के हैं। अगला है कलकत्ता से पार्किंग और सागर की लहरों पर, ये दोनों यात्रा व्रत जो हैं आपके भगवत शरण उपाध्याय के हैं। पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत आपका रामवृक्ष बेनीपुरी का है। मेरी यूरोप यात्रा, ये यात्रा व्रत आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। रेती के फूल नामक यात्रा व्रत आपका रामधारी सिंह दिनकर द्वारा है। यही है जिसमें मेरी यूरोप यात्रा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है प्रमुख है। ठीक है, उस पार के पड़ोसी प्रमुख है, सागर की लहरों पर प्रमुख है और पैरों में पंख बांधकर थोड़ा सा प्रमुख है। बाकी ये मुख्य रूप से मेरी यूरोप यात्रा, रेती के फूल जो आ जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका यात्रा वृत्तांत के बाद भेंट वार्ता। भेंट वार्ता क्या होता है? किसी से मिलना और वार्तालाप करना, है ना। जब रचनाकार किसी व्यक्ति से भेंट करके उसका चरित्र, व्यवहार, भाषा आदि से संबंधित प्रश्नों को साहित्यिक रूप से रचकर पाठकों के समक्ष प्रकट करता है तो वह रचना भेंट वार्ता या साक्षात्कार कहलाती है। ठीक है, भेंट वार्ता हिंदी में भेंट चर्चा, विशेष चर्चा, साक्षात्कार तथा इंटरव्यू आदि नामों से जानी जाती है। ठीक है, भेंट वार्ता को इंटरव्यू भी कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं हिंदी में, इंटरव्यू कहते हैं अंग्रेजी में। विशेष चर्चा करना या चर्चा करना, डिबेट होना, ये चीज़ें आपकी भेंट वार्ता में आती हैं। ठीक है, आजकल जो आपके टीवी पर देखते हैं डिबेट होते हैं या इंटरव्यू होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, चर्चा होती हैं, ये सारी आपस में मिलकर चर्चाएं होती हैं, उसे भेंट वार्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भेंट वार्ता जो होती है किसी महान व्यक्ति के चरित्र और जीवन में प्रश्नों के झरोकों से झाँक कर उसके भीतरी पक्षों को पाठकों के समक्ष प्रकट करना होता है। भेंट वार्ता जो होती है आपकी वार्ता वास्तविक भी होती है और काल्पनिक भी होती है। वास्तविक भेंट वार्ता लिखने वालों में पदम सिंह शर्मा और रणवीर राणा के नाम विशिष्ट हैं। और भेंट वार्ता आपकी दो ही इसमें प्रमुख दी हुई हैं। पहली है आपकी भगवान महावीर एक इंटरव्यू, ठीक है, जो कि लक्ष्मी चंद्र जैन ने लिखा है, और दूसरी है आपकी चैखव एक इंटरव्यू, ये लिखा है राजेंद्र प्रसाद यादव ने भेंट वार्ता। ठीक है, ये दो ही भेंट वार्ता इसमें दी हुई हैं। चूँकि भेंट वार्ता आता नहीं है, प्रमुख नहीं है, लेकिन भेंट वार्ता एक प्रकार से अपने माइंड में रखना चाहिए भेंट वार्ता क्या चीज़ होती है। ठीक है, मुख्य रूप से कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आ जाता है, रिपोर्टाज, आलोचना, बस आदि डायरी, इसके अलावा आगे कुछ नहीं आता। ठीक है, अब आ जाता है आपका पत्र साहित्य। जब कोई रचनाकार अपने किसी मित्र, परिचित अथवा घनिष्ठ व्यक्ति को अपने संबंध में या किसी व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण समस्या संबंध में उसकी स्वयं की सामाजिक भावात्मक स्थिति को मद्देनजर रखकर उसके प्रति विशेष आदर सम्मान भाव प्रस्तुत करते हुए निजी तौर पर पत्र लिखता है, उत्कीर्ण कर भेजता है और बदले में प्रतिवचन उम्मीद रखता है, तो वह पत्र साहित्य की रचना करता है। हिंदी साहित्य में पत्र प्रकाशन की शुरुआत द्विवेदी काल में हुई थी। पत्र सार्वजनिक भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत भी। साहित्यिक दृष्टि से सार्वजनिक पत्र अत्यधिक महत्व होते हैं। अब पत्रों की बात करें अगर आपको, तो नॉर्मल हम जो वही दूसरे को पत्र लिखते हैं वही पत्र साहित्य में आते हैं। पहले पोस्ट कार्ड चलते थे जो आपके खुले होते थे। पोस्ट कार्ड जैसे आपने इस समय आज के दौर के बच्चों ने तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप अगर गूगल पर डालेंगे पोस्ट कार्ड तो आपको एक पीले रंग का छोटा सा लिफाफे के बराबर एक फट्टा दिखाई देगा जिसे पोस्ट कार्ड कहते हैं। पीछे एक साइड बिल्कुल उसकी प्लेन होती है और पीछे की आधी साइड में उसमें एड्रेस डालने का कॉलम बना हुआ होता है, और जितनी पीछे की साइड प्लेन होती है और आधी साइड प्लेन होती है उसमें जो होते हैं वो लिखकर अपनी पूरी बात और पोस्ट ऑफिस में डाकघर में जो डाकखाना बना होता है, लाल रंग का बॉक्स होता है, उसमें डाल देते थे और एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते थे। पोस्ट कार्ड अब जो है बहुत ही कम मिलते हैं, और जो सार्वजनिक पत्र कहते हैं, जो सो बीच में अगर किसी के हाथ पड़ता है तो पढ़ भी लेता है, और घर में अगर किसी के पहुंचता है तो कोई भी उसको रिसीव कर लेता है, कोई भी उसे पढ़ लेता है, तो वो सार्वजनिक पत्र में आते हैं। और इसके अलावा साहित्यिक दृष्टि से जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं वो आते हैं अंतर्देशीय, जिसे हम देखो आपको समझाने वाली भाषा में बता रही हूँ कि जैसे अंतर्देशीय पत्र अगर आप गूगल पर डालेंगे, क्योंकि अब चलते नहीं हैं ये चीज़ें, तो आप लोगों के समय के बच्चों ने शायद देखे भी ना हो, तो अंतर्देशीय पत्र अगर डालेंगे तो एक नीले रंग का आपको कागज़ टाइप का उसमें
फ़ोटो में दिखाई देगा, जिसके अंदर लिखकर उसे फोल्ड कर देते हैं लिफाफे की तरह और चिपका देते हैं साइड से, और पीछे की साइड में जब लिफाफे की तरह उसे फोल्ड करते हैं तो एक साइड में उसमें एड्रेस लिखने के लिए कॉलम बने हुए होते हैं। वो फाड़ के और फिर अंदर की चीज़ें उसकी जो होती हैं किनारे से फाड़ा जाता है लिफाफे की तरह और उसको अंदर खोल के पढ़ लिया जाता है। ठीक है, तो ये बंद पत्र होते हैं, जिसे और दूसरी भाषा में कहें तो कागज़ में कुछ लिखा और लिफाफे में बंद करके एड्रेस डाल के भेज दिया, वो भी बंद पत्र के रूप में आता है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो बड़े बड़े पुराने समय की जो चीज़ें लिखी हुई हैं पत्र के माध्यम से, जैसे महात्मा गांधी हैं या इत्यादि, जिन लोगों ने पत्र लिख के इधर से उधर लोगों को भेजते थे राजा महाराजा को समय में, तब वो जो अपने चीज़ों को लिख कर भेजते थे वो भी पत्र में एक दूसरे के पास भेजते थे, तो वो पत्र की श्रेणी में आते हैं। आज के समय का बता दिया मैंने और उस समय का भी बता दिया है ना, तो पत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। और पत्र पत्रिकाओं में जो प्रमुख हैं, प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में जो लेखक हैं वो आ जाते हैं आपके लेखक में प्रेमचंद्र ने जो पत्र लिखे हैं वह है उसके नाम है माधुरी, हंस और मर्यादा। फिर है श्याम सुंदर दास ने जो पत्र लिखे हैं उसका नाम है नागरी प्रचारणी पत्रिका, जो प्रमुख है नागरी प्रचारणी पत्रिका। फिर वियोगी हरि ने पत्र लिखा है एक, जिसका नाम है हरिजन सेवक। ये 3 लोगों ने पत्रिकाएं के लिखे हैं, लिखे बहुत लोगों ने, लेकिन 3 लोग आपकी पुस्तक में इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, पत्र समझ में आ गया। फिर आ जाता है आपका डायरी क्या चीज़ होती है? जब कोई रचनाकार अपने जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को तिथिबद्ध यानी किस तारीख को घटी है उसका विवरण लिखित माध्यम के द्वारा प्रस्तुत करता है तो उस रचना को डायरी कहते हैं। इस कला का प्रारंभ 1930 ईस्वी के पास का माना जाता है। नरदेव शास्त्री बेद तीर्थ की जेल डायरी के प्रकाशन के साथ ही हिंदी में डायरी रचना काल का उद्गम हुआ। इसको प्रथम डायरी रचनाकार माना जाता है। ठीक है, नरदेव शास्त्री ने जो है लिखी है जेल की डायरी, उसको जो है प्रथम डायरी के रचनाकार में माना जाता है। और डायरी आपकी कौन कौन सी प्रमुख हैं? पहली डायरी जो आपकी प्रमुख है वह है, पहली नहीं मतलब डायरी जो प्रमुख हैं 3 दी हुई हैं इसमें। श्री राम शर्मा की डायरी है, सेवाग्राम की डायरी श्री राम शर्मा ने लिखी है। दूसरी है मेरी कॉलेज डायरी, ये लिखी है धीरेन्द्र वर्मा ने। तीसरी है मोहन राकेश की डायरी, जो मोहन राकेश ने स्वयं लिखी हुई है। ठीक है, डायरी के बाद आपका रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज क्या है? जिस गद्य रचना में किसी घटना के दृष्टांत विवरण प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया हो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। ये शब्द मूलतः फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्याय तथा साहित्यिक नाम है। किसी चीज़ की रिपोर्ट देना, ठीक है, वो रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्ट आजकल न्यूज़ में जो रिपोर्ट्स आती हैं वो रिपोर्टाज में होती हैं। कोई चीज़ का वर्णन जो रिपोर्टर करता है वो रिपोर्टाज कहलाता है। इस शैली का वर्णनात्मक एवं उल्लेखनीय होता है। इसमें तीक्ष्णता, आत्मीयता, सहजता विशिष्ट महत्व होता है। इसमें लेखक प्राप्त विषय को सहजता तथा रोचकता से पाठकों के हृदय में जो बात बैठ जाए ऐसा वर्णन करने में सक्षम होता है। ठीक है, और रिपोर्टाज में आपके जो प्रमुख हैं रिपोर्टाज, उसमें आपके रचनाकार आपके रहेंगे रिपोर्टाज में विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर माचवे आदि ने विनम्र तथा रमणीय रिपोर्टाज का जो है सृजन किया है। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी आलोचना आ जाती हैं। आलोचना क्या चीज़ होती है? आलोचना शब्द का अर्थ है किसी पदार्थ, तथ्य आदि के परीक्षण स्पष्ट अथवा सही रूप में करना, किसी की आलोचना करना, किसी साहित्यिक रचना का सूचनात्मक अवलोकन करते हुए उसके गुण दोषों को बताना, किसी चीज़ का गुण और दोषों को बताना, किसी चीज़ पे आलोचना करना, टिप्पणी करना, ठीक है, वह आलोचना करना आलोचना कहलाता है। ठीक है, जो कि हिंदी आलोचना का प्रारंभ द्विवेदी युग से हुआ है। ठीक है, आलोचनाएं बहुत सारी हैं इसमें। प्रमुख जयप्रकाश भारती की आलोचना है, अनंत आकाश उथा सागर, गुलाब राय की आलोचना है, अध्ययन और आस्वाद, और दूसरा है हिंदी काव्य विमर्श, तीसरा है लक्ष्मी सागण वार्ष्णेय की आलोचनाएं, जिसमें फोर्ट विलियम कॉलेज और हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुख है। फिर आता है आपका इतिहास के पन्नों पर एक आलोचना है, इसका जो लेखक हैं वो भगवत शरण उपाध्याय हैं। कबीर नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सारी आलोचनाएं हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। ठीक है, और त्रिवेणी और रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल की आलोचना है, जिसमें रसमीमांसा आपकी प्रमुख है। निराला साहित्य की साधना रामलाल शर्मा की है। रूपक रहस्य साहित्य आलोचना श्याम सुंदर दास की है। बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें रसमीमांसा आपकी प्रमुख है, और इसके अलावा अथा सागर अनंत आकाश जयप्रकाश भारती का प्रमुख है, और इतिहास के पन्नों पर प्रमुख है।
ये चीज़ है बस। कवि प्रसाद का आंसू और आंसू जे विनय मोहन शर्मा की ये प्रमुख है, बाकी कोई ज़्यादा प्रमुख आलोचनाएं नहीं है आपकी। फिर आ जाता है आपका गद्य काव्य। गद्य काव्य जिस रचना में कविता के गुणों का समावेश छंद के बिना संभव होता है उसे गद्य काव्य कहते हैं। यानी जिसमें किसी प्रकार की आपकी कविता ना हो, किसी प्रकार की एक भी लाइन उसमें श्लोक ना हो, किसी प्रकार का उसमें कोई छंद ना हो, कोई गाने की पंक्ति ना हो, उसे गद्य कहते हैं। गद्य तथा काव्य के बीच की रचना जो होती है उसे गद्य काव्य कहते हैं। यानी कि गद्य समझ में आया, और काव्य होता है आपका गीतों से मिला हुआ, और जो गद्य और काव्य दोनों को मिलाकर लिखा जाता है उसे गद्य काव्य कहते हैं। ठीक है, गद्य काव्य में गद्य भी होता है और काव्य भी होता है, दोनों का समावेश होता है, वो गद्य काव्य हो जाता है। देखो नॉर्मल सी बात है, गद्य और काव्य दोनों चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। गद्य काव्य कैसे कहते हैं, इसमें गद्य भी हो और काव्य भी हो। ठीक है, गद्य क्या चीज़ है वो बता दीजिए, काव्य क्या चीज़ है वो बता दीजिए, और दोनों का समावेश बता दीजिए, दोनों चीज़ इसमें होती है, गद्य काव्य कहलाता है। ठीक है, और गद्य काव्य में आपकी जो रचनाएं हैं वो हैं आपकी साधना संग्रह और दूसरा है तरंगिणी संग्रह। साधना संग्रह आपके राय कृष्णदास की है और तरंगिणी संग्रह आपके वियोगी हरि की है, बस दो ही हैं। इसके बाद आपकी लघु कथा, लास्ट आपकी लघु कथा है। लघु कथा एक ऐसी विधा है जो धीरे धीरे गद्य के क्षेत्र में अपना एक बड़ा स्थान बना रही है और पहचान बना रही है। लघु कथा में आधुनिक मार्मिकता और संवेदना की प्रगाढ़ माने होता है गहरी छाप छोड़ देने वाली वेदना दिखाई पड़ती है। लघु कथा के कथाकारों में चित्रा, मृदगल, विष्णु नागर, असगर बजाहत, रमेश बत्रा, राजेंद्र यादव आदि रचनाकारों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये तो पुराने समय के लघु कथा, अब तो बहुत ही ज़्यादा ही लघु कथा चल रही हैं, छोटी छोटी कथाएं होती हैं आजकल, इतनी रचनाएं हो रही हैं, टीवी में निरी लघु कथाएं आ रही हैं बच्चों की, है ना, इसकी रचनाएं करी हुई हैं। लेकिन जो पुराने समय की हैं वही रचनाकार आपके किताबों में दिए हुए हैं। तो लघु कथा के जो है रचनाकार यही चीज़ें, यही रचनाकार प्रमुख हैं, यही रचनाकार पूछे जाएंगे। पूछे नहीं जाते लघु कथा, पहली बात तो आती ही नहीं है। ठीक है, बस पता होना चाहिए लघु कथा क्या चीज़ होती है। इसी के साथ आपका पूरा हिंदी गद्य साहित्य का पूरा इतिहास आपका जो है हमने आपको 1 घंटा 11 मिनट मतलब समझ लिए 1.25 घंटे में कम्प्लीटली पूरा गद्य साहित्य का इतिहास आपको यहाँ पर बता दिया गया है। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप स्पेशली हमको कमेंट्स कर सकते हैं, आपके लिए विशेष तौर पर उसकी अलग से वीडियो बनाकर डिटेल में और बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो बार बार पूछिए, हम बार बार आपको समझाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से तब तक आपके एग्ज़ाम तक आपको अच्छे से समझ में ही आ जाए। देखिए, जब अगर आपका हिंदी का हमने दायित्व अगर पकड़ा है तो हम चाहेंगे कि पूरा ही आपको हिंदी अच्छे से कंठस्थ हो जाए, कहीं भी आप इसमें अटके ना, है ना। तो ये आपका हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास का कंप्लीट आपका अध्ययन हो गया। इसके बाद आपकी परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी गद्य से बनते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं वह भी आपके करा दिए जाएंगे लास्ट में आके, क्योंकि सारा ही सिलेबस कराने के बाद क्वेश्चंस का ही फेर चलेगा। तो इसके बाद जो सेकंड वीडियो हमारी रहेगी वो रहेगी आपकी काव्य वाली, है ना, गद्य के बाद काव्य वाली रहेगी। अगर आप कहेंगे क्वेश्चंस पहले करा दो तो क्वेश्चंस पहले करा देंगे, जैसे आपके हम वो देख लेंगे कमेंट्स, उसी हिसाब से हम आपके क्वेश्चंस बता देंगे, है ना, क्योंकि काव्य साहित्य के इतिहास के बाद हम आपका चैप्टर शुरू कर देंगे, है ना। अगर क्वेश्चंस कहेंगे तो क्वेश्चंस बता देंगे, है ना। मेन चीज़ ये है कि आप किस चीज़ को वरीयता देते हैं, क्वेश्चंस पहले कराने हैं या चैप्टर्स पहले कराने हैं। गद्य के बाद काव्य पढ़ाना है, काव्य के बाद आपके जो है पाठ हैं हिंदी गद्य के वो कंप्लीट कराना है, फिर काव्य शुरू करना है। क्वेश्चंस अगर बाद में देखेंगे तब भी बढ़िया है, और पहले बोल देंगे तो हम पहले भी बता देंगे। जिसमें आपको सुविधा हो वो चीज़ आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, है ना। हिंदी गद्य साहित्य में आपके 7 पाठ दिए हुए हैं। इसमें पहला मित्रता है, ममता है दूसरा, तीसरा क्या लिखूं, चौथा भारतीय संस्कृति, 5वां ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, छठा है अजंता, 7वां है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ये 7 अध्याय आपके दिए हुए हैं। तो 7 ही अध्याय आपको अच्छे से बता देंगे सारे। जैसे जो प्रमुख जीवनी हैं वो तो आपको डेली मतलब वो तो स्पेशली आपको बता ही देंगे, लेकिन जो 7 आपकी जीवनी होंगी, 7 जो रचनाकार होंगे पाठों के, उनकी जीवनी भी आपको एक बार एक एक टॉपिक में हम आपको बताते चले जाएंगे, है ना। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में पूरा का पूरा पाठ आपको इसी तरीके से उपलब्ध करा दें जिससे आप सुन लें, समझ लें और आपको याद हो जाए। एक वीडियो सुनते जाएं, एक वीडियो रोज़ भी अगर सुनते जाएंगे ये तो हमें हमारी मानिए आप अच्छे से बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे।
क्योंकि सुनने में ही आप 1 घंटा, जैसे सवा घंटे में जब वीडियो हमारी कंप्लीट हुई है, सवा घंटा 1 घंटा 20 मिनट लमसम लगा लो, अगर पूरी आप लास्ट की सुन भी लेते हो तो 1 घंटा 20 मिनट में कोई ज़्यादा भी नहीं है एक टॉपिक का अगर ख़त्म हो जाना है तो। जैसे भी आप क्लास लेते हैं तो 1 घंटे की क्लास तो होती ही है नॉर्मली, है ना। तो 1 घंटे में अगर इतना बड़ा एक टॉपिक अगर निपट जाता है तो अच्छी चीज़ है ना। काव्य का टॉपिक ज़रा आपका लंबा है तो हो सकता है उसकी 2 वीडियो कर दें हम काव्य के इतिहास की। बाकी देखेंगे जैसा रहेगा, आप लोगों की जिसमें रुचि रहेगी वही आगे का काम करेंगे। अगर आप लोग वरीयता देते हैं तो आगे वीडियो कम्प्लीटली बनती रहेगी बार बार, अगर सुनते हैं तो बाकी देखते हैं जैसा रहेगा वैसा बताएंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ बने रहिए। अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे 10th में हैं, हमारे चैनल पर संस्कृत की और हिंदी की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। यूपी बोर्ड संस्कृत की, चूँकि आपके अब एडमिशन हो चुके हैं, कोर्स आप ले चुके होंगे, अगर नहीं लिया होगा तो लेने वाले होंगे। तो चूँकि कोर्स लेने के बाद शुरू ही कर देना है तो अभी से लेकर चलिए, पढ़ते चलिए, जिससे लास्ट में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि लास्ट में रिवीजन ही रह जाता है। और 101% समझिए, अगर आपने डेली क्लास देख ली है, जो भी डेली नहीं जब भी वीडियो में डालूँ, अगर आप कंप्लीटली हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो 101% आपको बढ़िया मार्क्स उसमें मिलने वाले हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसकी गारंटी तो मैं अपनी तरफ से पक्की ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं श्रुति रस्तोगी अब आपसे विदा चाहती हूँ। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट कक्षा में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।